प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 12 में वर्णित साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व के बारे में जाना है, इनके कृतित्व के बारे में जाना है। लीजिए आज हम इनके द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन पढ़ें। बाजार दर्शन की शुरुआत में हम जो प्रमुख पंक्तियां पाते हैं वे इस प्रकार से हैं। एक बार की बात कहता हूं। साहित्यकार इन पंक्तियों के माध्यम से एक बार की बात बताते हुए कहते हैं, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मित्र बाजार गए थे कोई मामूली सी, कोई छोटी सी चीज खरीदने के लिए, लेकिन जब बाजार से वापस लौटे तो उनके पास में बहुत सारे बंडल थे। मैंने कहा यह क्या? मैंने पूछा यह क्या? बोले यह जो साथ थी, उनके साथ में जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनकी अर्धांगिनी थी, उनकी पत्नी थी, उनकी तरफ संकेत करके वो बोले कि यह जो साथ थी, उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। आशय, आशय से तात्पर्य है तात्पर्य, आशय का अर्थ है तात्पर्य। महिमा, महिमा, महिमा का आशय है महत्व। यह उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। मित्र के साथ उनकी पत्नी भी साथ गई थी और बहुत सारे जब बंडल खरीद करके वो लाए और जब लेखक ने उनसे पूछा कि यह क्या, तो उनके मित्र ने कहा कि ये जो साथ थी यानी पत्नी उनके साथ थी, उस महिमा का मैं कायल हूँ। कायल होने का मतलब होता है उसको मानने वाला, उसको स्वीकार करने वाला। आदिकाल से मतलब बहुत पहले से, बहुत ही प्रारंभ से, आरंभ काल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यहाँ पर मित्र ने कहा कि यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, यह स्त्रीत्व का प्रश्न है, क्योंकि स्त्रीत्व का प्रश्न ही ऐसा प्रश्न होता है जिसमें स्त्री अपने घर को पूरी तरह से संवारने और उसकी हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। तो इस प्रकार से कोई भी महिला अपने घर में अभाव नहीं रहने देना चाहती और वह उस अभाव की कमी को पूरा करने के लिए जब भी आवश्यकता हो, जब भी अवसर हो, तो वह बाजार से वस्तुएं ला करके अपने घर को सजाती संवारती है। इसी को यहाँ पर स्त्रीत्व का प्रश्न कहा गया है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? स्त्री माया न जोड़े, माया से आशय यहाँ पर है संपत्ति, आकर्षण, घर की भौतिक वस्तुएं। अगर स्त्री ही घर में भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुएं एकत्र न करे तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। पत्नी की ओट लेने का मतलब होता है पीछे रहकर छिपना, यानी वस्तुतः पुरुष भी चाहता है कि उसके घर में सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुएं हो, लेकिन वह इन्हें खरीदने के नाम पर प्राय पत्नी की ओट ले लिया करते हैं। पत्नी के पीछे छिपकर वो इन वस्तुओं को, यानी पत्नी को, इन वस्तुओं को खरीदने के लिए आगे कर देते हैं और अपने घर में सुख सुविधाओं की वस्तुएं एकत्र कर लेते हैं। ओट ली जाती है। मूल, मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग। मूल, मूल का आशय है प्रमुख रूप से, और मनी बैग का आशय है बटुआ जिसमें धन रखा जाता है। इस प्रकार मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है शक्ति। एनर्जी मानी शक्ति, पैसे की शक्ति, पैसे की ताकत। पैसा पावर है। यहाँ पर ऊपर की जो पंक्तियां हैं इसमें साहित्यकार कहते हैं कि स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। यह सत्य है कि पुरुष भी इस माया को जोड़ना चाहता है, लेकिन वह माया को जोड़ते समय पत्नी की ओट लेकर के इस माया को जोड़ लेता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है,
वह तत्व है मनी बैग। यानी यदि आपका मनी बैग आपके पास में भरा हुआ है, यदि आपके पास में आपका बटुआ पैसे से, धन से भरा हुआ है, तो अर्थात पैसे की गर्मी पूरी तरह से आपके पास में है, यदि आपके पास में पैसे की एनर्जी है, पैसे की ताकत है, तो पैसा पावर है, तो पैसा ही पावर है, पैसा ही ताकत रखता है, पैसे में ही शक्ति होती है। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? किसी भी व्यक्ति के पास में बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, इस बात का प्रदर्शन करने के लिए उसके पास में बहुत सारा माल सामान भी एकत्र होना जरूरी है। लोग बाग उसके द्वारा एकत्र किए हुए माल सामान को देख करके ही उसके धन के बारे में आकलन करते हैं। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पैसे को देखना है तो उसके बैंक खातों में उसके बैंक के हिसाब को देखा जाना चाहिए। पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसने बहुत भव्य आलीशान भवन बना रखा है अपने निवास के लिए और अन्य सुख सुविधाओं की वस्तुएं उसने एकत्र कर रखी है, ये वस्तुएं तो बिना देखे भी दिखती है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। परचेजिंग पावर का आशय होता है क्रय शक्ति। परचेजिंग पावर का आशय है क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। संयमी से आशय है मन पर वश रखने वाले भी होते हैं। वे फिजूल का आशय है बेकार, फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं। वे अनावश्यक खरीदारी करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग भी हैं जो संयमी लोग होते हैं, अपने मन पर संयम रखते हैं और वे बेकार की चीज़ें बाजार से नहीं खरीदते। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। वे पैसे को अनावश्यक रूप से बाजार में खर्च नहीं करते हैं। बुद्धिमान लोग होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं होती। पैसे की जो उनके पास में पूंजी एकत्र हुई है, उसकी परीक्षा उनको कभी महसूस ही नहीं होती। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। वे स्वयं ही अपने पास जो धन जमा है, उस जमा हुए धन को महसूस करके स्वयं ही सदैव गर्व से फूले रहते हैं। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। मनी बैग का आशय है बटुआ। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए, सब उड़ गया। यानी उस बटुए में जितना भी धन था, जितना भी रुपया पैसा था, वो सारा का सारा खर्च कर दिया गया है। उड़ गया से आशय है सारा का सारा खर्च कर दिया गया है। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, साथ ही साथ रेल टिकट के लिए भी पैसा नहीं बचा, यह बात भी कही जा रही है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। यदि उस बटुए में, उस मनी बैग में यदि और धन होता और पैसा होता तो और अधिक सामान की खरीदारी कर ली गई होती। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया और ये जो सामान खरीदा गया है, इसकी जरूरत संभवतया खरीदार को नहीं थी। खरीदार की जरूरत को देखे बिना ही इस सामान को खरीदा गया है, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। जो खरीदार की परचेजिंग पावर थी, क्रय शक्ति थी। परचेजिंग पावर से आशय होता है खरीदने की शक्ति, क्रय शक्ति, उसके अनुपात में ही यह सामान खरीदा गया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में, कर्तव्य का मतलब होता है इस काम में, इस करिश्मे में बहुत बहुत हाथ है, और वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक मानी बेकार, बिना जरूरत के ही, बिना आवश्यकता के ही। ये इतना सारा सामान आप नाहक ले आए, बिना जरूरत के ही ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। बाजार है कि शैतान का जाल। शैतान का जाल का मतलब कहते हैं दुष्ट व्यक्ति का फंदा। बाजार है कि शैतान का जाल, यानी बाजार है अथवा दुष्ट व्यक्ति का फेंका हुआ फंदा है।
ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं। मित्र महोदय कहते हैं कि बाजार में ऐसे सजा सजा कर सामान को रखा जाता है कि बेहया ही हो जो न फंसे, कि ऐसा व्यक्ति जो उसमें न फंसे, क्योंकि वो बहुत ही सुंदरतम तरीके से वस्तुओं को सजा करके रखते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति उन वस्तुओं के आकर्षण में फंस जाता है। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है। मैंने मन में कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है। बाजार आमंत्रित करते हुए कहता है कि आओ आओ मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे लूटो और लूटो, ये मेरा रूप, ये किसके लिए है। बाजार बार बार इस बात के लिए कहता है, मैं तुम्हारे ही लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। बाजार साथ में ही ये भी जोड़ देता है कि यदि आपको कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी है मत खरीदना, लेकिन देखने में क्या हर्ज है, देखने में क्या बुराई है, हर्ज, देखने में क्या हानि है, देख करके आपको जब जरूरत हो तब खरीद लीजिए। इस प्रकार से आजी आओ भी इस आमंत्रण में यह खूबी है, और बाजार इस प्रकार का आमंत्रण देता है, अजी आओ भी, आपको जो खरीदना है वो खरीदना, अगर आपको कोई वस्तु नहीं खरीदनी है तो देखने में कोई हानि नहीं है। अजी आओ भी इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। तिरस्कार का आशय होता है निरादर, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। मूक का आशय शब्दहीन होता है, चुपचाप होता है, एकदम शांत होता है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है, और उससे चाह जगती है, हमें ये चीज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास वो वस्तु नहीं है। चाह जगती है, चाह मतलब अभाव, क्योंकि हमारे पास में उस वस्तु का अभाव है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, जो भी उसके घर गृहस्थी में काम आने वाली सामग्री है वो व्यक्ति को काफ़ी नहीं लगती, काफ़ी से आशय पर्याप्त नहीं लगती, और चाहिए। उससे व्यक्ति को ऐसे लगता है, यदि व्यक्ति चौक बाजार में खड़ा होकर बाजार को देख रहा हो तो उसे लगता है कि उसके पास तो बहुत सारी वस्तुएं और चाहिए, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित का मतलब होता है सीमित होना, कम होना, और यहाँ कितना अतुलित है, अतुलित का आशय होता है असीम, बहुत अधिक मात्रा में। ओह अरे, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। कामना से विकल, विकल का आशय होता है व्याकुल। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को न जाने, यदि अपनी धन से संबंधित स्थिति का आकलन ठीक से नहीं करे, तो ये बाजार उसे, बाजार का यह चौक उस व्यक्ति को विकल बना सकता है, व्याकुल बना सकता है। तो विकल क्यों? पागल, विकल ही नहीं, व्याकुल ही नहीं बना सकता, बल्कि उस व्यक्ति को पागलपन की हद तक भी बना सकता है, उस व्यक्ति को पागल भी बना सकता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। यह जो बाजार है यह असंतोष को, क्योंकि व्यक्ति के पास में जब वस्तु नहीं होगी तो उसे असंतोष होगा। यदि व्यक्ति के पास में वस्तु नहीं है तो उसकी तृष्णा बढ़ जाएगी, उसकी लालसा बढ़ जाएगी, और इस प्रकार से अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास वो वस्तु है, तो उस व्यक्ति के प्रति उसकी जलन बढ़ जाएगी, ईर्ष्या बढ़ जाएगी, और इस प्रकार असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर वह जो घायल मनुष्य है वह सदा के लिए बेकार हो जाएगा। एक और मित्र की बात है, ये दूसरा उदाहरण यहाँ पर साहित्यकार दे रहे हैं, एक दूसरे मित्र की बात बता रहे हैं कि यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए। सुबह दोपहर के पहले ये बाजार में गए और शाम होने के लगभग वापस बाजार से लौटे। आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बाजार में क्या देखा? बाजार में इतना क्या किया? बोले क्यों बाजार? क्यों बाजार? बाजार को देखते रहे। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं।
साहित्यकार ने पूछा अपने मित्र से कि कुछ भी तो नहीं लाए आप बाजार से? बोले, इनके मित्र बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले पाया। मैंने कहा, बहुत खूब, ये तो बहुत खूब बात कही आपने, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो, यदि ठीक से इस बात का पता नहीं है कि कौन सी वस्तु की हमें ज़रूरत है और कौन सी वस्तु की ज़रूरत होने के कारण हमें उसकी खरीदारी करनी है, तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। तब हमें ऐसे लगता है कि हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, इन सब वस्तुओं का अभाव है और इन सब वस्तुओं को खरीदना हमें जरूर चाहिए। और इस प्रकार से ऐसी स्थिति होने पर सब ओर की चाह आपको घेर सकती है और तब परिणाम त्रास ही होगा। त्रास का आशय होता है दुख, और तब इसका परिणाम दुख ही होगा। गति नहीं होगी न कर्म, इसमें न तो गति है और न ही कोई कर्म होगा। बाजार में एक जादू है। इन पंक्तियों में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर साहित्यकार चर्चा करते हुए हमें बताते हैं कि बाजार में एक जादू है और ये जादू आंख की राह काम करता है। बाजार में एक जादू है और यह जादू आंख की राह काम करता है। बाजार में जो वस्तुएं सजा धजा करके रखी जाती है, बहुत ही सुंदरतम और बहुत ही करीने से, बहुत ही ढंग से उनकी सजावट की जाती है, और जैसे ही कोई भी ग्राहक उन सजी धजी वस्तुओं को देखता है, अपनी आंख के माध्यम से देखता है, तो बाजार का यह जादू आंख के रास्ते चलना प्रारंभ कर देता है। वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। वहां पर सजी धजी वस्तुओं में जो रूप है, जो सौंदर्य है, जिस प्रकार की चमक दमक है, उनका आकर्षण आंख के माध्यम से व्यक्ति को प्रभावित करता है। वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी एक मर्यादा है, एक सीमा है। जेब भरी हो और मन खाली हो। बाजार का जादू तब चलता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। मन खाली हो और जेब भरी हो तो बाजार का जादू चलता है। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली हो पर मन भरा न हो, जेब खाली हो पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच ही जाएगा। अगर मन खाली है तो बाजार की बहुत सारी चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। उसका मन करता है कि यह सामग्री भी खरीद लूं, वह सामग्री भी खरीद लूं। इस प्रकार वह अनेकानेक चीजों का, बहुत सारी वस्तुओं को खरीदने का विचार अपने मन में लाता है। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, यदि उस समय उसकी जेब में पैसा हो, उसकी जेब भरी हुई हो, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है? फिर तो मन किसी की भी नहीं मानने वाला है। मन ने जैसे ही बाजार का निमंत्रण स्वीकार किया और यदि उसकी जेब में धन है, उसकी जेब भरी हुई है, तो फिर मन किसी की नहीं मानने वाला। मालूम होता है कि यह भी खरीद लूं, वह भी खरीद लूं, मालूम होता है कि यह भी लूं, वह भी लूं। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला है, मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है और ये जादू है बाजार का जादू। और बाजार का जादू काम करता है आंख के रास्ते, और आंख के रास्ते जब बाजार का जादू काम करता है तो बाजार में जो रूप है, जो सौंदर्य है, जो चीज़ों की सजावट है, वो मुख्य रूप से आंख को लुभाती है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है, और जब जादू की सवारी उतर जाती है तो पता चलता है कि फैंसी का आशय होता है कलात्मक चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। खलल से आशय होता है बाधा ही डालती है। यहाँ पर साहित्यकार कहते हैं कि जब इस जादू के, बाजार के जादू की सवारी उतरी नहीं, इसका असर समाप्त हुआ नहीं,
कि जो चीज़ें खरीद करके लाए हैं, जो फैंसी चीज़ें हैं, जो कलात्मक चीज़ें हैं, उनकी बहुतायत बहुत अधिक मात्रा में जब वो चीज़ें घर में एकत्र हो जाती है तो उनसे व्यक्ति को आराम मिलने में बाधा ही उत्पन्न होती है। ये चीज़ें आराम में मददगार नहीं होती, बल्कि इनसे खलल ही उत्पन्न होती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, सेंक मानी तपन, उसकी गर्माहट मिल जाती है। थोड़ी देर तो स्वाभिमान को अच्छा लगता है, स्वाभिमान को एक गर्माहट मिल जाती है, पर इससे अभिमान की गिल्टी मानी दोष मान लेना, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। लेकिन इससे हमारा अभिमान और ज़्यादा बढ़ जाता है, अभिमान को एक खुराक ही मिलती है। सेंक मानी तपन गर्मी, गिल्टी मानी गांठ या वृद्धि, और खुराक का मतलब होता है भोजन। इससे हमारे अभिमान को भोजन ही ज़्यादा मिलता है, इससे हमारा अभिमान ही ज़्यादा बढ़ता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम होने के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? यदि रेशमी डोरी में किसी को जकड़ रखा हो तो क्या रेशम के मुलायम होने मात्र से ही उसकी जकड़ में कमी आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जकड़ तो जकड़ ही होती है, भले ही वह किसी की भी हो। डोरी का बंधन यहाँ पर बंधन के रूप में ही है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से साहित्यकार बता रहे हैं कि जैसे ही स्वाभिमान को सेंक मिल जाता है, स्वाभिमान को थोड़ी गर्माहट मिल जाती है, लेकिन जो अभिमान होता है उसकी गांठ को और ज़्यादा खुराक मिल जाती है, और इस प्रकार से बाजार का जादू व्यक्ति को प्रभावित कर लेता है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। यहाँ पर एक सीधा सा उपाय भी बताया जा रहा है लेखक के द्वारा। वह यह है कि बाजार आओ तो खाली मन न हो, आपका मन भरा हुआ हो, चीज़ों का अभाव आपके मन में न हो, चीज़ों की चाहत आपके मन में न हो। मन खाली हो तब बाजार ही मत जाओ। जब मन बहुत खाली हो, चीज़ों की चाहत हो, तब आपको बाजार, साहित्यकार कहते हैं, लेखक कहते हैं कि बाजार ही मत जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। यहाँ पर एक ये भी उदाहरण देते हुए साहित्यकार हमें बताते हैं कि यदि गर्मी में जब लू चल रही हो और हमें यदि बाहर जाना हो तो हमें लू से बचाव करते हुए पानी पीकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर हमें लू से बचाव करना है तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर होगा तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाएगा। अगर पानी हमारे शरीर में होगा तो लू का लूपन यानी बहुत तेज गर्मी और उसका जो दुष्प्रभाव है वह कम हो जाएगा। मन लक्ष्य में भरा हो, लक्ष्य का आशय होता है यहाँ पर उद्देश्य में भरा हो। जो वस्तु हमें खरीदनी है, जिसकी वास्तव में हमें चाहत है, जिसका वास्तव में हमें ज़रूरत है, यानी हम उद्देश्यपूर्ण तरीके से यदि खरीदारी करने के लिए बाजार में जाएं, यदि मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। हमारे मन में जिस वस्तु को खरीदने का उद्देश्य हमने तय कर लिया है, उस वस्तु के अलावा ढेर सारे खूब विस्तृत सजे धजे फैले हुए बाजार में हम और कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे, और इस प्रकार पूरा का पूरा बाजार फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, और इस प्रकार से वह बाजार घाव भी नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा, बल्कि हमें उस बाजार की सजावट को देखकर आनंद ही प्राप्त होगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ का आशय होता है कृतज्ञ होना, कृतकृत्य होना, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। यानी जब व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार वह खरीदारी करता है तो इससे बाजार भी कृतार्थ होता है और बाजार को सच्चा लाभ इस चीज़ से मिलता है। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, और बाजार की असली जो कृतार्थता है वो यह है कि आवश्यकता के समय पर वो काम आए। जब व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, तभी वह बाजार जाकर उस वस्तु को खरीद करके लाए। इसी में बाजार की असली कृतार्थता है। यहाँ पर एक अंतर चीन लेना बहुत जरूरी है। चीन लेने का आशय होता है जान लेना, पहचान लेना। एक अंतर को और पहचान लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए।
मन खाली नहीं रहना चाहिए, इससे आशय यह नहीं है कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, और जो शून्य होने का अधिकार तो बस परमात्मा का ही है। यहाँ पर दर्शन का समावेश करते हुए अपनी बात में साहित्यकार हमें बता रहे हैं कि मन को बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मन बंद हो गया तो वह शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का ही है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सनातन का आशय होता है यहाँ पर शाश्वत, हमेशा के लिए भाव से संपूर्ण है। परमात्मा ही सनातन है, जो शाश्वत भाव से संपन्न है। शेष सब अपूर्ण है, इसके अलावा बाकी सभी अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर, मन तो मन है, उसे सभी प्रकार की वस्तुएं चाहिए, और वह इन वस्तुओं की बार बार लालसा करता है, इन वस्तुओं की कामना करता है, इन वस्तुओं को खरीदना चाहता है। निरोध, सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है। और यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि हम सब इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकते। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह बात भी झूठ है। और यदि इच्छा निरोधस्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। इच्छा निरोधस्तपः, अगर यही इसका अर्थ है तो ये जो नकारात्मक अर्थ के रूप में ही होगा वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी। मोक्ष का आशय होता है पूरी तरह से मुक्त हो जाना। मुक्ति की राह, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाट देकर मन को बंद कर देना जड़ता है। जड़ता से आशय होता है यहाँ पर मूर्खता। लोभ का यह जीतना नहीं है। मन में जो इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम बाजार से वस्तुओं को खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर साहित्यकार कहते हैं कि लोभ का ये जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। जब भी लोभ मनुष्य को वस्तु को खरीदने के लिए ललचाता है, उसकी तरफ उन्मुक्त करता है, तो इससे आदमी की हार ही होती है। आंख अपनी फोड़ डाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। जिसको जो दर्शनीय है, जिसको देखा जाना चाहिए, जिसको हासिल किया जाना चाहिए, जिसको प्राप्त किया जाना चाहिए, अगर वह प्राप्त ही नहीं हुआ, आंख अपनी फोड़ डाली, और तब जिसके ऊपर हम ललचा सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, यदि उसको देखा ही नहीं, उसके दर्शन से ही हम बच गए तो क्या हुआ। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? नहीं, ऐसे लोभ मिटने वाला नहीं है। और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह भी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की आंख फूट जाए तो क्या उसको रूप के दर्शन होना बंद हो जाएंगे। जैसे ही उसके भले ही आंख नहीं हो, लेकिन रूप के दर्शन तो उस व्यक्ति को स्वप्न में भी होंगे ही होंगे। क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? यहाँ पर लेखक फिर आगे की पंक्तियों में हमें कहते हैं कि आंख बंद करके ही हम सपने लेते हैं। सभी प्रकार के रूप का भाव भी हम सपनों के माध्यम से देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते होंगे? भंग करना, तोड़ना, क्या वो सपने चैन भंग नहीं करते होंगे? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, इसलिए मन को बंद नहीं करना चाहिए। साहित्यकार इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह भी कह रहे हैं कि मन को बंद नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु की ज़रूरत है, जिस वस्तु की आवश्यकता है, मन के अनुसार उस वस्तु को बाजार से अवश्य ही लाना चाहिए और उस अभाव की पूर्ति करनी ही चाहिए। वह अकारत है। अकारत से आशय है यहाँ पर व्यर्थ, बेकार है। वह अकारत है, यह तो हट वाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। मन की बात नहीं मानी जाएगी, मन को बंद कर दिया जाएगा तो इसे योग
और फिर भी उसे भी हठ योग कहा जाएगा, यानी इसके अंदर योग नहीं मिलेगा, इसमें तो हठ ही हठ मिलेगा। और इससे मन क्रस भले हो जाए, क्रस मानी दुबला पतला हो जाए, कमजोर भले ही हो जाए, और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, जिस प्रकार से किसी असक्त विद्वान का ज्ञान होता है वैसा हो जाए। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह, व्यापक, व्यापक से आशय होता है फैला हुआ, विस्तृत, खूब लंबा चौड़ा, व्यापक की जगह संकीर्ण, संकीर्ण का आशय होता है संकुचित हो जाना, सिकुड़ जाना, और विराट, विराट का अर्थ होता है बहुत विशालकाय होना की जगह क्षुद्र, क्षुद्र का आशय होता है बहुत छोटा सा, तुच्छ होना। इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाएगा, इससे वह मन व्यापक होने के बजाय संकीर्ण हो जाएगा और विराट होने की जगह क्षुद्र होता हुआ चला जाएगा। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए, इसलिए मन को बंद नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? यहाँ पर लेखक फिर से प्रश्न करते हैं कि मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। यदि हम में ही पूर्णता होती, यदि हम ही पूर्ण होते तो हम भी परमात्मा का अंश और परमात्मा ही होते। हम परमात्मा से अभिन्न अलग नहीं हो सकते थे और हम महाशून्य ही न हो जाते। अपूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, इसी से तो हम हैं। यदि हम अपूर्ण हैं तभी हम हैं, यदि हम पूर्ण होते तो हम भी परमात्मा के साथ ही मिल जाते और इस प्रकार एक महाशून्य बन जाते। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को, बोध का आशय होता है इस ज्ञान को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, बलपूर्वक मन को नियंत्रण करने को न कहे, बलपूर्वक मन को बंद करने को न कहे। इस प्रकार से उपाय वही हो सकता है जो बलात्, बलपूर्वक मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। अप्रयोजनीय से आशय उद्देश्य रहित, क्योंकि मन का भी एक उद्देश्य है। और वह जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में, उद्देश्य रहित रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, क्योंकि वह खुद कुल नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 12 जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन का प्रथम अंश पढ़ा। इसका अगला और अंतिम अंश हम वीडियो 3 में पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।